हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन सिद्दीकी और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस का पेपर सॉल्यूशन जो कि 29 जून शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एक ऐसे रैंडमली चूजन 2x2 मैट्रिक्स की जिसकी सारी एंट्रीज फर्स्ट 10 प्राइम से बनी है और बताया गया दैट दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है बेसिकली। सो हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं 2x2 मैट्रिक्स की। अगर आप 2x2 मैट्रिक्स लेते हो तो किस फॉर्म में लेते होगे? आप कुछ इस फॉर्म में लोगे, ए बी सी डी के फॉर्म में लोगे। अब ये जो चारों एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स की, ये कैसी है? ये आपकी सारी एंट्रीज आपकी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर से मिलकर बनी है। अब ये जो आपका मैट्रिक्स आपका बनेगा ये सिंगुलर होना चाहिए। अब सिंगुलर होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए इसी मैट्रिक्स ए का वो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स बना रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट 10 प्राइम्स की। आप मुझे बताओ, आप ए की जगह पे कितनी तरह से नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते होगे? मैंने कहा 10 वेज में, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं। उसी के बाद अगर मैं बात करता हूं बी की, तो बी में हम लोग कितनी तरह से एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 10। इसके भी नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 10 और इसके भी नंबर वेज हो जाएंगे हमारे 10। तो टोटल जो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा जिसमें हमारे ए की एंट्रीज हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 10 की पावर 4 के बराबर। सो दिस इज द सैंपल स्पेस जिसमें हम लोग ए की एंट्रीज को फुलफिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेवर वाले केसेस की, जिसमें हम लोग को क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए को करना है 0 के बराबर। तो ध्यान से देखिए, तो जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर है, इसका मतलब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 के बराबर होना चाहिए। अब अगर नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स को ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? वो आपके जो मैट्रिक्स बनेंगे जो सिंगुलर हो जाएंगे वो कब कब बनेंगे? पहला केस, जब आपकी सारी एंट्रीज सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो मैट्रिक्स ए लिया है, मान लेते हैं उसकी सारी एंट्रीज सेम है, ए और ए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो सिंगुलर मैट्रिक्स तब बनेंगे जब उस मैट्रिक्स की सारी एंट्री सेम हो, या फिर उस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स का यूज हुआ हो। कैसे? देखिए, वो मैट्रिक्स हमारा कैसे बन सकता है? वो मैट्रिक्स बन सकता है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपने ए लिया, ये आपने बी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ए ले लिया, यहाँ पे आपने बी ले लिया। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ये आपका ए एक प्राइम नंबर है और बी आपका एक दूसरा प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट है इससे। तो अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, ए बी माइनस ए बी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ऐसे सिंगुलर मैट्रिक्स कब बनेंगे? जब उस मैट्रिक्स ए की सारी एंट्रीज या फिर सेम हो जाए, या फिर उस मैट्रिक्स ए में एग्जैक्टली 2 हम लोग प्राइम नंबर्स का यूज करें, 2 प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं, तो तब जाके हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी सिंगुलर हो जाएगा। अब केस फर्स्ट, जिसमें सारी एंट्रीज सेम हो, तो अगर सारी एंट्रीज सेम है तो ऐसे कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं? मैंने कहा 10, क्योंकि आपके फर्स्ट 10 प्राइम से आपको सारी एंट्रीज लेनी थी। तो अगर मैं सारी एंट्रीज सेम ले रहा हूं तो हो सकता है कि सारी एंट्रीज 2 हो जाए, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। उसके बाद यह हो सकता हो सारे जो आपके सारी एंट्रीज है वो आपकी 3 हो जाए, फिर हो सकता हो सारी एंट्रीज आपकी 5 हो जाए। तो ऐसी कितनी तरह से आप मैट्रिसेस बना सकते हो? 10 वेज में। उसके बाद मैं बात करता हूं ओनली 2 प्राइम नंबर्स में। तो ओनली 2 प्राइम नंबर्स के लिए मैंने आपको ये केस बताया। अब ये एक केस हो गया ए ए बी बी वाला, हो सकता हो कि एक केस हो जाए आपका बी बी ए ए वाला, मतलब ये दोनों आपके इंटरचेंज हो जाए, या हो सकता हो आपका ये हो जाए ए बी और ये हो जाए आपका बी ए के फॉर्म में। तो ऐसे कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप ए का सिलेक्शन कितनी तरह से कर सकते हो? जो आपने एंट्री ए लिया था उसका सिलेक्शन आप कर सकते हो 10 वेज में। अब जो बी था वो आपका ए से डिस्टिंक्ट था, तो आप एक बात बताओ, अगर आपने ए की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो आप बी को कितनी तरह से ले सकते हो? 9 वेज में। तो ये हो गया आपका 9। उसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आप इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हो। जहां जहां पे ए है वहां पे बी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और जहां जहां पे बी है वहां पे ए को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपकी 10 प्लस 180 विच इज इक्वल्स टू 190। सो फेवरेबल केसेस हमारे कितने हो जाएंगे? 190, और जो सैंपल स्पेस था वो मैंने क्या बताया था आपको? 10 की पावर 4। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 190 अपॉन 10 की पावर 4, जिसको लिख सकते हैं 19 अपॉन 10 की पावर 3, विच इज मैचिंग विद आवर ऑप्शन सी। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया है सॉल्यूशन कर्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें गिवन है वो गिवन है y इक्वल्स टू yx के फॉर्म में। अब हमें एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो y1 की वैल्यू है वो 3 के बराबर है, ठीक है। तो हमें वैल्यू बतानी है y2 की। सो आप देख सकते हैं क्लियरली ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ध्यान से देखिए। तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको सबसे पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? अगर मैं y को उस तरफ शिफ्ट कर दूं तो हो जाएगा उधर जाके प्लस y,
तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये y उस तरफ जाएगा और x जब नीचे जाएगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बाय x के बराबर। आप ध्यान से देख सकते हैं ये आपका एक होमोजीनियस फॉर्म बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, जहां पे आप क्या करते हैं y बाई एक्स को v मानते हैं या फिर y को आप vx लेट करते होगे। तो y इक्वल्स टू vx लेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आपने y को vx कन्वर्ट किया है ना, y को vx के फॉर्म में लिया है, तो dy बाई डी एक्स, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। बिल्कुल सिंपल है ये। तो उसके बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इस वाले पार्ट की, तो अगर ये x एक बार y के नीचे जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इधर वाले पार्ट आपका हो जाएगा y बाई एक्स प्लस, अब अंडर रूट से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन करके बाहर लाता हूं तो बाहर आ जाएगा आपका x, अंदर बचेगा आपका y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16, और नीचे क्या था आपका x। तो x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा y बाय एक्स। y बाय एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, v के बराबर है ना, या फिर y की वैल्यू आपकी क्या थी, vx के बराबर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो अगर मैं इस वाले पार्ट से एक्स स्क्वायर कॉमन करके बाहर लाता हूं तो बाहर आके हो जाएगा x, जो कि डिनोमिनेटर वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बचेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 16। आप देख सकते हैं इस वाले v से ये वाला v कैंसिल आउट हो जाएगा। v वाले जितने भी वेरिएबल्स हो उसको एक तरफ कर लेते हैं, x वाले जितने भी वेरिएबल्स उसको एक तरफ कर लेते हैं इजीली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। तो इस तरफ हो जाएगा आपका dv अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 16, इधर हो जाएगा dx बाय एक्स। दोनों तरफ क्या करेंगे, फंक्शंस को इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका आपका इंटीग्रल हो जाएगा ln मॉडुलस ऑफ v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 16। ये सिंपल सा इंटीग्रल होता है बिल्कुल, और 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा ln x, प्लस c को हम लोग लिख सकते हैं ln c के फॉर्म में, ताकि वो लॉग में एब्जॉर्ब हो जाए। तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे तो हो जाएगा आपका ln cx। इस तरफ है आपका ln मॉडुलस ऑफ v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 16। ln से ln विल बी कैंसल्ड आउट, तो उस तरफ आपका क्या बचेगा, उस तरफ आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 16, जिसमें हम लोग v की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, y बाई एक्स से दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग से वो y और x के टर्म्स में था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू y बाई एक्स के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। इस तरफ हो जाएगा आपका cx, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, वो उस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरफ हो जाएगा आपका cx स्क्वायर। सो ये आप देख सकते हैं ये आपकी सॉल्यूशन कर्व बन चुका है। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर्व बन चुका है तो हमें एक कंडीशन क्या गिवन थी कि y1 की वैल्यू 3 के बराबर है। y1 इक्वल्स टू 3 का मतलब है x इक्वल्स टू 1 रखने पे y की वैल्यू 3 आ रही है। तो ऐसा क्यों बताया गया, ऐसा इसलिए बताया गया ताकि हम लोग इजीली c की वैल्यू निकाल सकें। तो जब आप x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, तो वहां से आपको c की वैल्यू इजीली 8 मिल जाएगी, बहुत इजीली। अब हमें बतानी क्या थी, y2 की वैल्यू। y2 का मतलब है एट x इक्वल्स टू 2 y की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो मैंने कहा इस पूरी इक्वेशन में x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो c की वैल्यू क्या थी, 8 इंटू 2 का स्क्वायर विल बी 4, तो 8 इंटू 4 विल बी 32। तो इस तरफ आपका 32 हो जाएगा। यहाँ वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 4 64, और ये है आपका y। अब ये जो आपका y है जब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 माइनस वाई, इधर बचेगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 64। जब दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे तो हो जाएगा इधर वाई स्क्वायर प्लस 64 और इस तरफ हो जाएगा 32 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 64y प्लस 32 का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, माइनस 64y जब उस तरफ जाएगा तो दोनों से 64 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई, इधर हो जाएगा 32 इंटू 32। तो मैंने कहा 64 जब उस तरफ डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 32 इंटू 32 बाय 64। 64 को लिख सकते हैं 32 इंटू 2। तो मैंने कहा ये 32 इसको 2 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा और ये 32 को 16 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा, तो 1 प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 16, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 15 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ y2 इज इक्वल्स टू 15 विच इज मैचिंग विद आवर ऑप्शन ए। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें इस पॉइंट की मिरर इमेज इस प्लेन के अबाउट गिवन है a, b, c। हमें वैल्यू बतानी है 2a प्लस बी प्लस 2c की। सो हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो पॉइंट हम लोग गिवन है इसकी मिरर इमेज के बारे में बात करते हैं। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है इस प्लेन के अबाउट, तो मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले डायरेक्शन रेशियोज इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के बराबर होने चाहिए। तो मैंने कहा बेसिकली क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, a-2 है ना, b-4 और c-7, वो किसके बराबर होना चाहिए, 3-1 और 4 के बराबर। तो मैंने कहा इन सब के रेशियोज निकाल लेते हैं और उसको बराबर कर देते हैं डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। तो देखिए क्या करेंगे,
तो a माइनस 2/3 इक्वल्स टू b माइनस 4/-1 इक्वल्स टू c माइनस 7/4, वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ दिस, और -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से a की वैल्यू जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -84/13 + 2 के बराबर, b की वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आ जाएगी 28/13 + 4, और c की वैल्यू हो जाएगी -112/13 + 7 के बराबर। सो ए, बी और सी की वैल्यूज आ चुकी हैं, हमें बतानी थी वैल्यू 2a + b + 2c की। तो a, b और c की वैल्यूज जब आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो विद सिंपल कैलकुलेशन इसकी वैल्यू आ जाएगी -6 के बराबर। सो आवर आंसर इज -6 विच इज मैचिंग विद आवर ऑप्शन सी। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन f गिवन है फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। आप देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन fx गिवन है वो एक डिस्क्रीट फंक्शन है। आप देख सकते हैं 4 पार्ट्स में हमारा ये फंक्शन fx गिवन है। लेस देन और इक्वल्स टू 2 के लिए आपका फंक्शन है मैक्सिमम ऑफ tq माइनस 3t। सो ये जो आपका फंक्शन है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। जो मैक्सिमम ऑफ tq माइनस 3t है उसको देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये जो आपको फंक्शन गिवन है लेस देन और इक्वल्स टू 2 के लिए, ये भी 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। देखिए क्या, जब आप x को लेंगे -∞ से -1 के लिए तो जो हमारा गिवन फंक्शन था उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी x³ माइनस 3x, और इन द इंटरवल -1 से 2, जब आप x को -1 से 2 के बीच में लोगे तो वहां पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। सो वो वाला जो फर्स्ट पार्ट था वो भी 2 पार्ट्स ब्रेक हो गया। 2 से 3 के लिए आपको फंक्शन गिवन था x² + 2x - 6, इसको वैसे ही रखते हैं। अब जो आपको फंक्शन 3 से 5 के लिए गिवन था वो क्या था, आप देख सकते हैं पीछे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x - 3 + 9। ये किस इंटरवल के लिए था, 3 से 5 के लिए। तो मैंने कहा ये जो आपका इंटरवल है ये 3 से 5 के लिए जा रहा है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हर इंटीजर पे चेंज होती है। तो आप क्या करेंगे, इस लिमिट को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक बार 3 से 4 लेंगे ओपन इंटरवल, और एक बार 4 से 5 लेंगे सेमी क्लोज इंटरवल। तो जब आप x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में लेंगे तो इस इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू आपकी लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, जिसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 9। और अगर बात करते हैं 4 से 5 के लिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये है आपका 9, तो 1 + 9 विल बी इक्वल टू 10। अब आगे देखिए, तो 3 से 4 के लिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x - 3 आपका 0 के बराबर हो गया था, तो बचा 9, और 4 से 5 के लिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। एग्जैक्टली 5 पे उस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x - 3 की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, और आगे आपका +9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। और x > 5 के लिए आपका फंक्शन गिवन था 2x + 1। हमें बताना क्या था, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f इज नॉन डिफरेंशिएबल। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए 3 पे, जब मैं 3 की बात करता हूं, मैं इन चारों फंक्शंस की, इन पांचों फंक्शंस की बात करता हूं। जब मैं 3 की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 3 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2x + 2। तो जब आप 3 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 × 3 विल बी 6, 6 + 2 विल बी 8। आप देख सकते हैं f' 3 जो आ रहा है वो आ रहा है 8 के बराबर, और f'3 + आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपका जो फंक्शन है 3 से 4 के लिए वो क्या है 9, जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहां से पता चलता है फंक्शन 3 पे हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। और आप ध्यान से देखिए 4 पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, क्योंकि 4 पे फंक्शन की वैल्यू 9 है और 4 पे फंक्शन की वैल्यू 10 है। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है डिफरेंशिएबल कहां से हो जाएगा। तो 3 पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हुआ था, 4 पे तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी भूल जाओ। और 5 पे भी आप 5 और 5 पे वैल्यू देखिए, 5 - 5 और 5 5 और 5 पे तीनों पे डेरिवेटिव आपका डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूअस है हमारा फंक्शन, तो इसकी वजह से 5 पे भी हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और बात करते हैं अगर 2 की, ऊपर वाले फंक्शन की, तो आप ध्यान से देखिए इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3x² - 3 के बराबर। जब आप x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे एट x = -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। और अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो आप ध्यान से देखिए जब आप -1 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्टली -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो वो हो जाएगी -1 और -3, तो -1 + 3 विल बी 2, और f-1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 थी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, और डेरिवेटिव निकाला तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई, और f'-1 पे यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव भी इसका क्या हो जाएगा 0, यानी कि -1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बात करते हैं 2 पे, 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 के बराबर, और अगर मैं 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो देखिए क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर 4, 2 × 2 4, 4 + 4 8, 8 - 6 विल बी 2, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 पे। आप डेरिवेटिव निकालते हैं f'2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव विल बी 0। और अगर मैं बात करता हूं f'2 की, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x + 2 के बराबर। आप देखिएगा जब मैं x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 × 2 4, 4 + 2 6। सो आप देख सकते हैं f'2 और f'2 बराबर नहीं है, तो 2 पे भी हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहां से m की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर,
क्योंकि m क्या था, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब बात करते हैं i की, -2 से 2 के लिए हम लोग को इंटीग्रेट करना था, तो -2 से -1 के लिए जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, x³ - 3x। तो हम लोग क्या करेंगे, उस इंटीग्रल को दो पार्ट्स ब्रेक करेंगे, एक बार -2 से -1 जिसके लिए फंक्शन क्या है x³ - 3x, और उसके बाद -1 से 2 के लिए, -1 से 2 के लिए आप देख सकते हैं जो आपका फंक्शन है वो क्या है, 2 के बराबर। सो यू कैन सी -1 से 2 के लिए जो आपका फंक्शन है दैट विल बी 2। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी x⁴/4 -3x² 2। अपर लिमिट इज -1, लोअर लिमिट इज -2। इसको जब ऐड करेंगे किसके साथ, 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 का हो जाएगा x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 × 3 विल बी 6। ये वाला पार्ट हो जाएगा 6 और ये वाले पार्ट की वैल्यू जो भी आएगी उसको ऐड करके जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 27/4 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ i इज 27/4। अब m की वैल्यू आ रही है आपकी 4 और i की वैल्यू आ रही है 27/4, तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा आपका 4, 27/4 विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन सी। सो सी इज अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर a गिवन है, एक वेक्टर b और एक वेक्टर c गिवन है, जहां पे बताया गया दैट अल्फा बीटा आर रियल नंबर्स। ये तीन वेक्टर्स हैं। अब कह रहा है अगर a की प्रोजेक्शन ऑन c 10/3 के बराबर है और b क्रॉस c अगर आपका इस वेक्टर के बराबर है -6 + 10 + 7, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताना है। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू बतानी पड़ेगी। अल्फा कहाँ है, अल्फा आपका वेक्टर ए में आई कैप का कोफिशिएंट जो कि अननोन है। बीटा कहाँ है, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इन वेक्टर बी। ठीक, अब जो कंडीशंस हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले क्या गिवन है, ए का प्रोजेक्शन ऑन सी वो किसके बराबर है 10/3, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी विल बी इक्वल्स टू a डॉट सी अपॉन मॉड ऑफ सी। ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है ए और सी के प्रोजेक्शन का, ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी का दैट इज इक्वल्स टू 10/3। प्रोजेक्शन हम लोग को गिवन है 10/3 के बराबर, तो a डॉट सी जब करेंगे यानी ए और सी का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा + 6 + 2 अंडर रूट, नीचे हो जाएगा आपका मॉड ऑफ सी जिसकी वैल्यू है √1 + 2² + 2² यानी कि √9 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। ये किसके बराबर है 10/3, तो मैंने कहा ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा + 8 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा 2 के बराबर। अब बात करते हैं बीटा की। बीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आपको एक चीज और गिवन थी b क्रॉस c की वैल्यू। b क्रॉस c हम लोग को एक वेक्टर के बराबर गिवन था, तो क्या करेंगे वेक्टर b और वेक्टर c का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, उसको करेंगे -6i + j + k कैप के बराबर। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, सिर्फ बीटा की, तो मैंने कहा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आप अगर आई कैप का कोफिशिएंट निकाल लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 बीटा -8। मैंने कहा 2 बीटा -8 को निकाल के डायरेक्टली आई कैप के कोफिशिएंट के बराबर कंपेयर कर दो, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू इजीली आ जाएगी, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू आई थी 2 और बीटा की वैल्यू आई है 1, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 3 विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन ए। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन। इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया इंक्लोज्ड हो रहा है हमें वो बताना है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो एरिया इन दोनों के बीच में इंक्लोज्ड होगा उसमें भी हम लोग को क्या करनी, कटौती करनी। क्या, हमें जो एरिया बताना है वो आपका लाई करना चाहिए आउटसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 लाइंस। इन तीनों लाइंस से मिलकर जो ट्राइंगल बनेगा उसके बाहर का एरिया बताना है, इन्हीं दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया इंक्लोज्ड हुआ है उसमें। सो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, हियर आर दी ऑप्शंस। इसको समझने के लिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। तो जो हमारा कर्व है दिस इज y² = 8x, दिस इज अ पैराबोला, और ये लाइन कौन सी है y = √2x। तो जब आप y² = 8x और y = √2x का जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो दैट पॉइंट विल बी d। लेट अस सपोज वो पॉइंट d है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 4 √2। बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हो। अब हम बात कर रहे थे एरिया इंक्लोज बिटवीन दीज 2 कर्व्स। तो एरिया इंक्लोज बिटवीन दीज 2 कर्व्स क्या होता आपका 0 से 4, अपर बाउंड्री विल बी दिस कर्व, लोअर बाउंड्री विल बी दिस। ये होता, लेकिन हमें क्या बताना था, वो एरिया बताना था जो कि ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय x = 1 लाइन, y = 2√2 लाइन और y = √2x लाइन। इन तीनों लाइन से मिलकर जो आपका ट्राइंगल बना उसके बाहर का एरिया। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो आपका रीजन है ये आपका हॉलो है, खाली है बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, इस वाले एरिया को कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसको, इस वाले एरिया को निकालने के लिए, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालने के लिए सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि आप पूरा एरिया निकाल लो बिटवीन दीज 2 कर्व्स, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है दिस विल बी ABC, ये आपका ABC ट्राइंगल है, इसका एरिया हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। ए कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x = 1 लाइन और y = √2 लाइन का इंटरसेक्शन, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 2 √2।
अगर मैं बात करता हूं सी की, तो सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू √2x लाइन एंड y इक्वल्स टू 2√2, जिसके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2,2√2 के बराबर। और अगर मैं बात करता हूं बी की, तो b इज द इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू √2x लाइन एंड x इक्वल्स टू 1। तो जब आप x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी √2, तो b के कोऑर्डिनेट्स भी इजीली आ जाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। तो ABC आ गया आपका। अगर मैं बात करता हूं इस ट्राइंगल के एरिया की, तो वो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस विल बी व्हाट, बेस विल बी सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 और सी ए का एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 2 - 1 विल बी 1, तो बेस हो जाएगा आपका 1 यूनिट। और अगर मैं बात करता हूं ए बी की, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है √2, और ए का जो वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 2√2, तो 2√2 - 2 विल बी इक्वल टू √2, तो हाइट विल बी √2। तो अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की, तो दैट विल बी व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस हो जाएगा आपका 1 और हाइट हो जाएगी आपकी √2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी √2/2 यूनिट, जिसको लिख सकते हैं 1/√2 के फॉर्म में। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम क्या करते हैं, एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स निकालते हैं, y² = 8x और y = √2x के बीच का एरिया। तो वो क्या हो जाएगा 0 से 4, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 4, अपर बाउंड्री इज y = √8x माइनस लोअर बाउंड्री इज y = √2 इंटू x। आप देख सकते हैं यहाँ पे √2x पूरे पे नहीं है, x आपका फ्री फ्रॉम अंडर रूट है। तो अब जब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √8 की वैल्यू होती है 2√2, बचेगा अंडर रूट x, जिसका इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस √2 आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा आपका x²/2, तो जो बाय 2 होगा वो √2 से कैंसिल आउट होने के बाद नीचे हो जाएगा √2 के बराबर। अपर लिमिट इज 4 एंड लोअर लिमिट इज 0। तो जब यहाँ पे मैं 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 32 √2/3 के बराबर। जब मैं इस वाले पार्ट में 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16/√2, जिसको लिख सकते हैं -8√2 के बराबर। माइनस जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, तो उसको लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। अब बचा क्या, जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 32√2 माइनस 24√2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 8√2/3 के बराबर। सो दिस इज द टोटल एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू कर्व्स, ठीक है ना। अब हमें क्या करना था, इसी एरिया से एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कराना, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 8√2/3 माइनस 1/√2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13√2/6 के बराबर, विच इज मैचिंग विद आवर ऑप्शन सी। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है जिसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो कह रहा है डेल्टा प्लस के की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। सो हियर आर दी ऑप्शंस। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो इसका मतलब है वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन, ये जो आपकी तीनों इक्वेशंस गिवन है, ये तीनों एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन गिवन है, ये जो आपकी इक्वेशन गिवन है और जो आपको ये इक्वेशन गिवन है, ये तीनों इक्वेशंस प्लेन की इक्वेशंस हैं। इसका मतलब है जो प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर ऑन अ लाइन। तो ईच अदर ऑन अ लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हम लोग को मिलेंगे, मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी। तो जो प्लेन होगा रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन अ लाइन, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो जो प्लेन्स होंगे, ये जो तीनों प्लेन्स गिवन है वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट दिस प्लेन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू प्लेन्स। तो जो हम लोग को थर्ड इक्वेशन गिवन है उसको क्या करते हैं, बाकी दो प्लेन्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन तीनों ये जो तीनों प्लेन्स हम लोग को गिवन है ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन पे। तो इस प्लेन को मैं लिख सकता हूं p टाइम्स प्लेन 1 प्लस q टाइम्स प्लेन 2, वेयर p एंड q आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब कुछ नहीं करना है, हमें डेल्टा और k की वैल्यू बतानी थी ना, इजीली बता सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो अगर मैं इन दोनों से x के कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूं तो इधर हो जाएगा आपका 2p प्लस q, इधर आपका क्या है 1, तो 2p प्लस q की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं y के कोफिशिएंट की बात करता हूं तो इस तरफ आपका 4 है और इस तरफ हो जाएगा आपका p माइनस 3q। अगर मैं z के कोफिशिएंट की बात करता हूं तो z का कोफिशिएंट इधर डेल्टा है और इस तरफ हो जाएगा माइनस ऑफ p माइनस 2q, यानी कि माइनस p प्लस 2q। और अगर मैं बात करता हूं कांस्टेंट कोफिशिएंट की, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट इस तरफ है -7p माइनस q और इस तरफ है -k। तो माइनस k की वैल्यू हो जाएगी -7p माइनस q, दोनों से माइनस कॉमन कर लेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी 7p प्लस q के बराबर। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, डेल्टा और प्लस k की। तो डेल्टा प्लस k कैसे निकलेगा, जब हम लोग को p और q की वैल्यू पता हो। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं तो यहाँ से p और q की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद p की वैल्यू आ जाएगी 1, q की वैल्यू आ जाएगी -1। अब मैंने कहा p और q की वैल्यू आ जाएगी तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और -2, तो -1 और -2 विल बी इक्वल्स टू -3। और अगर मैं बात करता हूँ k की, तो k की वैल्यू क्या है 7p प्लस q, तो 7 इंटू 1 -1, तो 7 - 1 विल बी इक्वल्स टू 6।
So the value of delta plus k will be equals to what? 6 minus 3, which is equals to 3, which is matching with our option B. So now moving on to our next question, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है. So इस क्वेश्चन में हमें बताया कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है. तो कह रहा है वैल्यू बताइए इस एक्सप्रेशन की. तो अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसमें अल्फा बीटा सेटिस्फाई करना चाहिए, सीधी सी बात है. तो देखिए क्या कंडीशन होगी. तो जो इक्वेशन हमें गिवन थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2i, इसके दो रूट्स थे अल्फा और बीटा. तो मैंने कहा अल्फा और बीटा इसमें सेटिस्फाई करने चाहिए थे. तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2i और बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हो जाएगी 1 माइनस 2i. तो अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर आ गया. तो मैंने कहा अगर अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर है तो इसका मतलब अल्फा की पावर 8 आपका बीटा की पावर 8 के बराबर होना चाहिए. आपको वैल्यू किसकी बतानी थी? आपको वैल्यू बतानी थी मॉडुलस ऑफ अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, जिसको मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8 के बराबर. अब मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड की होल पावर 4. अब आप ध्यान से देखिए, अल्फा की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर की होल पावर 4 इजीली लिख सकते हैं. ऐसा क्यों किया? क्योंकि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या? 1 माइनस 2i. आप मुझे एक बात बताओ, अगर अल्फा स्क्वायर आपका 1 माइनस 2i है तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि प्लस 4. तो दैट विल बी इक्वल्स टू रूट 5. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 5 के बराबर. तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या थी? 2 टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर की होल पावर 4. तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू थी रूट 5, तो रूट 5 की पावर 4 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 25. 25 into 2 will be 50, which is matching with our option A. So now moving on to our next question, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है. So इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा गिवन है बिलोंगिंग एंड और इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज पे. अब कह रहा सच दैट दिस स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी. अब अगर ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी तो कह रहा डेल्टा की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी. तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो सकती है एंड और इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज में क्या हो सकती है. तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे. ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए क्या करेंगे. P और Q एंड Q, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये किससे इक्विवेलेंट होगा? अगर आपको याद हो एक जनरल स्टेटमेंट होता है इफ P देन Q, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q. अगर आपको याद हो तो ये आपका जो स्टेटमेंट होता है वो इस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट होता है. तो इसको क्या लिख सकते हैं? नेगेशन ऑफ P और Q और Q. अभी जो निगेशन वाला साइन है क्या करेंगे? इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q. आगे क्या है? और Q. अब निगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा एक बार, और ये जो एंड है ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा और वाले साइन में, क्योंकि यहाँ पे निगेशन का यूज हुआ है. एक बार हो जाएगा निगेशन ऑफ Q और Q, ये अलग हो गया और ये अलग हो चुका है. अब निगेशन ऑफ Q और Q ये हमेशा एक ट्रू स्टेटमेंट रहेगा, तो इस वजह से इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रू के इक्विवेलेंट. तो बच्चा क्या? निगेशन ऑफ P और Q. यूनियन लेंगे अगर इसका हम लोग किसके साथ? और लेंगे अगर इसका ट्रू के साथ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी निगेशन ऑफ P और Q के इक्विवेलेंट. ठीक है. तो बेसिकली जो हमारा जो एक पार्ट था, जो हमारा स्टेटमेंट गिवन था, उसका जो एक पार्ट था वो आपका किसके इक्विवेलेंट हो गया? निगेशन ऑफ P और Q. तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या था? P एंड Q डेल्टा, ये वाला जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P और Q के इक्विवेलेंट. तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट? ध्यान से देखिए. तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो आपका हो जाएगा दैट विल बी P एंड Q डेल्टा निगेशन ऑफ P और Q. अब इसमें क्या करेंगे? डेल्टा की जगह पे हम लोग हिट एंड ट्राई करेंगे सारे ऑप्शंस. तो जब आप ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां पे जो आपका स्टेटमेंट बनेगा दैट विल बी P एंड Q. इफ P एंड Q देन निगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा. तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट की हेल्प से, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P और Q. आपको यहां से पता लगेगा दिस इज ऑलवेज टोटोलॉजी. तो जब आप डेल्टा की जगह पे इंप्लाइज वाला साइन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो वहां से जो स्टेटमेंट हमारा गिवन है वो हमेशा कैसा रहेगा? टोटोलॉजी. तो इस हिसाब से आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है. सो इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि बताया गया है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 का, सच दैट Aij इज इक्वल टू 2 की पावर j माइनस आई. जो एलिमेंट्स हैं इसी मैट्रिक्स के जो एंट्रीज हैं वो आपकी 2 की पावर j माइनस आई के फॉर्म में, वेयर i कॉमा j बिलोंग्स टू 1 2 एंड 3. तो कह रहा है मैट्रिक्स बताइए देन द मैट्रिक्स a स्क्वायर प्लस a क्यूब से लेकर a की पावर 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक्स a बनाना पड़ेगा. तो जो मैट्रिक्स a है वो किस फॉर्म में? Aij के फॉर्म में. अगर मैं बात करता हूँ A11 की, तो A11 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0. 2 की पावर 0 विल बी 1. तो जो हमारा मैट्रिक्स A है वो देखिए क्या बनेगा? 1 2 2 स्क्वायर, 1 बाय 2 1 2 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 बाय 2 और 1. कुछ नहीं करना है आपको, जहां पे i और j है वहां पे 2 की पावर j माइनस आई का रिलेशन लगा के अपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को यहाँ पे फिल करना है. तो A हमारा मैट्रिक्स ये बन जाएगा. हमें वैल्यू किसकी बतानी थी? a स्क्वायर प्लस a क्यूब से लेकर a की पावर 10 तक की. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? a स्क्वायर.
तो ए स्क्वायर की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस का, सेम मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी इसके बराबर। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, बहुत ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा। आप देख सकते हैं इस पूरे मैट्रिक्स में 3 आपका कॉमन आ सकता है। जब आप 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा ये आपका मैट्रिक्स क्या, 1 2 2 स्क्वायर, ये बचेगा 1/2 1 2, ये बचेगा आपका 1/4 1/2 और 1, जो किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स ए को। तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू है, अगर उससे मैं 3 कॉमन कर लूं हर एक एलिमेंट से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3a के बराबर। तो ए स्क्वायर अगर आपका 3a के बराबर है तो मैंने कहा ए क्यूब हो जाएगा आपका किसके बराबर, कुछ नहीं करना, बेसिकली ए स्क्वायर से ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उस तरफ हो जाएगा ए क्यूब और इस तरफ हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो 3 इंटू ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3a के बराबर। तो बार बार ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे तो ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर ए की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 3 क्यूब ए एंड सो ऑन। तो ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब से लेकर ए की पावर 10 तक की वैल्यू बतानी थी। इसकी वैल्यू क्या थी 3a, इसकी वैल्यू क्या आई है 3 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 क्यूब ए, इसकी वैल्यू लास्ट वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की पावर 9 इंटू ए के बराबर। यू कैन सी ये जितने भी मैट्रिसेस का सम है, इसमें जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो एक जीपी बना रहा है जिसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो भी है 3 और नंबर ऑफ टर्म्स है आपके 9। तो सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ जीपी की बात करेंगे हम लोग। अब ए आपका बाहर रहेगा, ये जो आपका 3 है दिस इज द फर्स्ट टर्म। अंदर क्या होता है आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1। आर इज द कॉमन रेशियो जो कि 3 था, 3 की पावर 9 - 1 अपॉन 3 - 1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू जाएगी 3 की पावर 10 - 3/2 इंटू ए। सो द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब से लेकर ए की पावर 10 विल बी इक्वल टू दिस विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन ए। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक सेट ए गिवन है, बताया गया दैट द सेट ए इज इक्वल टू a1 यूनियन a2 से लेकर a के। ये जो सेट ए है वो इन सारे के सेट्स से मिलकर बना है, सबका यूनियन करके, जहां पे ए आई इंटरसेक्शन ए जे बताया गया 5 के बराबर। यानी कि किसी भी दो एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि सारे आपके जितने भी सेट्स हैं सब बिल्कुल डिस्टिंक्ट सेट्स हैं। अब कह रहा है आई नॉट इक्वल टू जे, अब कह रहा है आई आपका जो है वो 1 से बड़ा है उसके बराबर है और जो जे है वो आपका के से छोटा है उसके बराबर है। और जो रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर वो रिप्रेजेंट किया गया एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई बिलोंगिंग ए आई इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंगिंग ए आई। यानी कि जो रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू ए वो आपका एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, जहां पे जो एक्स है वो आपका ए आई को बिलोंग कर रहा है और वाई भी आपका ए आई को बिलोंग कर रहा है, वेयर आई इज लेस देन और इक्वल्स टू के एंड ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। तो कह रहा है बताइए आर क्या हो जाएगा। सो हियर आर दी ऑप्शंस। तो बेसिकली हमें बताना है आर हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में कौन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक डमी सेट का यूज करते हैं। तो जो हम लोग को सिचुएशंस गिवन है उस हिसाब से हम लोग एक सेट ए मानते हैं। सेट ए को देखिए मैं क्या मान रहा हूँ, सेट ए को मैं ले लेता हूँ 1 2 3। बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब 1 2 3 इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए मैंने मान लिया a1 यूनियन a2 यूनियन a3 को मिलकर बना है, जहां पे a1 a2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। a1 को मैंने मान लिया 1, a2 को मैंने मान लिया 2 और a3 को मैंने मान लिया सेट 3। आप देख सकते हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये हो गया हमारा सेट ए। अब रिलेशन क्या गिवन था, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, जहां पे एक्स भी आपका a1 a2 a3 में लाई करेगा, वाई भी आपका a1 a2 a3 में लाई करेगा। तो वो रिलेशन क्या बन सकता है a टू a में 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो रिलेशन है आपका ये रिफ्लेक्सिव भी है इन तीनों की वजह से, ठीक है ना, और सिमेट्रिक भी है a, b और b, a की वजह से। आप देख सकते हैं जितने भी a, b वाले एलिमेंट हैं उसमें b, a वाले भी प्रेजेंट हैं। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि इस रिलेशन में इस सेट के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का यूज हो गया है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो इस वजह से दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन व्हिच इज मैचिंग विद आवर ऑप्शन डी। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक सीक्वेंस गिवन है an इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी सच दैट a0 और a1 की वैल्यू है 0 के बराबर। an+2 जो है वो आपका 2 टाइम्स an+1 माइनस an+1 के बराबर है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल 0। और हमें वैल्यू बतानी है सिग्मा n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी an/7 की पावर n की। सो हियर आर दी ऑप्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमें गिवन है ये वाली, इसकी हेल्प से हम लोग a2 a3 a4 निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन में n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, सॉरी n की जगह पे जब 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब मैं n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a3 की वैल्यू 3 आ जाएगी और जब मैं n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a4 की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड सो ऑन। आगे की जरूरत नहीं है, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। देखिए कैसे। अब an+2 अपॉन 7 की पावर n+2, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से
7 की पावर n प्लस 2 डिवाइड करा दूं तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा an प्लस 2 अपॉन 7 की पावर n प्लस 2। अगर मैं इधर की बात करता हूं तो इधर क्या है 2an प्लस 1 था। नीचे जो 7 की पावर n प्लस 2 मल्टीप्लाई कराएंगे उसमें क्या करते हैं an प्लस 1 के नीचे 7 की पावर n प्लस 1 लेके जाते हैं और एक 7 इससे अलग करके बाहर 2/7 मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसके बाद an में जब आपका 7 की पावर n प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा तो एक an से an के नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आते 7 की पावर n और जो 7 की पावर 2 थी उसको बाहर ले आते 1/49 के फॉर्म में, ठीक। और उसके बाद जो लास्ट हमारा टर्म था +1, इसमें भी जब 7 की पावर n प्लस 2 डिवाइड होगा तो वो आपका वैसे ही रहेगा जैसा था। कुछ नहीं करना, बेसिकली इस पूरे इक्वेशन में समेशन का यूज कर देते हैं सिग्मा n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि जो हमें जो वैल्यू बतानी थी वो किसकी बतानी थी, आप ध्यान से देखिए, हमें जो वैल्यू बतानी थी वो बतानी थी सिग्मा n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी an अपॉन 7 की पावर n की। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, an प्लस 2 अपॉन 7 की पावर n प्लस 2 है। तो अगर मैं इसको मान लूँ, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी इसको अगर मैं p के बराबर लेट कर लेता हूँ, ये हमारा कांस्टेंट है p जो इसकी वैल्यू के बराबर है, तो अगर मैं इसको p के बराबर लेट कर लेता हूँ तो आप देखिए जब आप n इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, जब आप n इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो सम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, a4/7 की पावर 4 से। लेकिन हम लोग को लेना कहाँ से था, हम लोग को लेना था a2/7 की पावर 2 से। तो मैंने कहा जो आपका सम स्टार्ट हो रहा है इसके लिए क्या करेंगे, इसमें दो टर्म्स ऐड कराते हैं। इसमें दो टर्म्स कौन से ऐड कराते हैं, a2/7 स्क्वायर और a3/7 क्यूब। जब ऐड कराएंगे इसमें इस वाले पार्ट में तो ये आपका कंप्लीट सम बन जाएगा p के बराबर। अब अगर ऐड कराया तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो वही टर्म्स का आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो जो आपका ये कंप्लीट सम था ये आपका p बन जाएगा, इसमें ऐड कराने के बाद ये दोनों टर्म्स। और अगर इन दोनों को ऐड कराया था तो इनको सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की, तो 2/7 आपका कांस्टेंट है। ये जो आपका पूरा सम है ये कहां से स्टार्ट होगा, a3/7 की पावर 3 से, लेकिन होना कहां से चाहिए था, a2/7 की पावर 2 से। तो उस टर्म को ऐड कराएंगे, a2/7 की पावर 2 को ऐड कराएंगे। तो जब ऐड कराएंगे तो ये पूरा सम और प्लस a2/7 की पावर 2 मिलके बन जाएगा p के बराबर। अब अगर ऐड कराया तो a2/7 की पावर 2 को सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा। उसके बाद -1/49p, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू थी ये तो डायरेक्टली p के बराबर थी, इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ -1/49। और आगे की अगर मैं बात करता हूं तो ये n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी चल रहा है, ये पूरा सम एक्सप्रेशन क्या है 1/7 की पावर n प्लस 2। जब मैं n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 1/7 की पावर 4, उसके बाद 1/7 की पावर 5 एंड सो ऑन। ये सीरीज जाएगी आपकी इनफाइनाइट टर्म्स तक। You can see this is a GP whose first term is 1/7 की पावर 4 and common ratio is 1/7। तो sum of infinite terms of GP क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r के बराबर। a is 1/7 की पावर 4, 1 माइनस 1/7 करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6/7 के बराबर। अब ये जो आपके टर्म्स है इसमें क्या करेंगे, a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a2 की वैल्यू निकाली थी ना क्या 1, a3 की वैल्यू भी निकाली थी 3, ठीक है ना। a2 और a3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस वाले पार्ट में भी a2 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं 1। तो क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा p माइनस 1/49 माइनस 3/343 इक्वल्स टू 2/7 इंटू p, तो 2/7 इंटू p माइनस 2 इंटू 1 विल बी 2, तो 2/7 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/49p और ये आपका हो जाएगा 7 ऊपर और 7 की पावर 4 नीचे। तो इसका पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1/6 इंटू 7 क्यूब। कुछ नहीं करना, बेसिकली जो p वाले पार्ट्स उसको एक तरफ लेके जाना है, उस कांस्टेंट वाले पार्ट्स एक तरफ लेके आना है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 7/216 विच इज अवर आंसर विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन बी। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस बताना है बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड a डैश, और बताया गया दैट दीज 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 2। अब बताया गया सच दैट बोथ द लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड ए डैश बी, ए बी और ए डैश बी जो लाइन सेगमेंट्स है, जहां पे हमें बताया गया पॉइंट बी जो है वो आपके उसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3। ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं ये ओरिजिन पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं π/4 रेडियन का। तो π/4 अगर आपका एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एट द ओरिजिन, तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स बताइए क्या हो जाएगा। सो हियर आर दी ऑप्शंस। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपके a डैश और a, ये आपके y इक्वल्स टू 2 लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों के y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपकी लाइन सेगमेंट ए बी थी वेयर b वाज द पॉइंट 2,3, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये π/4 एंगल सबटेंड कर रही है एट द ओरिजिन। और अगर मैं बात करता हूँ a डैश b की, तो ये भी कितना डिग्री एंगल आपका सबटेंड कर रहा था π/4 रेडियन, ठीक है ना। ये हमारा हो गया ओरिजिन। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या a डैश o और a ये एक 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा, क्योंकि ये भी एंगल आपका π/4 है और ये भी आपका π/4 है। अब एक काम करते हैं, जो O से B को कनेक्ट करने वाली लाइन है उसकी स्लोप मान लेते हैं m1,
इजीली स्लोप निकल आ सकती है कि आप मुझे बताओ m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और OA की स्लोप मान लेते हैं m2, तो वो भी इजीली निकल सकती है 2/x के फॉर्म में। सो देखिए क्या होगा, m1 है आपका 3/2 और m2 है आपका 2/x, ठीक है ना। m1 और m2 आपकी स्लोप इजीली निकल आएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना था, π/4, तो मैंने कहा इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू हो जाएगी 10 और एक वैल्यू हो जाएगी आपकी -2/5। अब ये दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं, आनी भी चाहिए, क्योंकि जो दो वैल्यूज आएंगी वो बेसिकली एक a' के x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी और एक a के x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमें बताना क्या था, a' और a के बीच का डिस्टेंस, a' के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दैट विल बी -2/5, 2। और अगर मैं बात करता हूं इसके x कोऑर्डिनेट की तो दैट विल बी 10, 2। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 52/5 के बराबर। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 52/5। सो आवर आंसर इज सी पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ है 22 मीटर्स। अब बताया गया इस वायर को दो पार्ट्स में कट किया गया, ठीक है। एक पार्ट की लेंथ है उससे बनाया गया एक स्क्वायर, और जो दूसरा पार्ट था उससे बनाया गया एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक। अब कह रहा है इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ क्या होगी सच दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज मिनिमम। जो स्क्वायर का एरिया होगा, मतलब जो स्क्वायर हम लोग बना रहे हैं वायर को कट करके, और जो हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, उन दोनों का जो कंबाइंड एरिया होगा अगर वो मिनिमम होता है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो साइड की लेंथ है वो क्या हो जाएगी। तो हमें बेसिकली इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ बतानी है। हियर आर दी ऑप्शंस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की। आप मुझे एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, जो उसकी तीनों साइड्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। तो अगर मैं इसको मानता हूँ ए तो तीनों हो जाएंगी ए, ठीक। और अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। अगर मैं इसकी एक लेंथ बी मानता हूँ तो चारों हो जाएंगी बी और बी, ठीक। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल और ये हो गया अपना स्क्वायर। अब मैं मान लेता हूँ जो इसकी जो लेंथ थी, जो आपने वायर को दो पार्ट्स में कट किया था, इसको मैं मान लेता हूँ 3 है। ये जो टोटल लेंथ है कितनी है, 3 है। इसको मैं मान लेता हूँ x के बराबर। अब अगर मैंने इस लेंथ को x के बराबर माना तो टोटल लेंथ कितनी थी, 22 मीटर्स, है ना। तो 22 मीटर्स थी। तो मैंने कहा जो स्क्वायर वाली जो लेंथ है, स्क्वायर की जो पैरामीटर की लेंथ है, मैंने कहा वो हो जाएगी 22 माइनस x, क्योंकि आपने जो स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया है वो किससे बनाया है, वो उसी वायर से बनाया है जो 22 मीटर्स गिवन था लेंथ में। तो अगर इसकी लेंथ मैंने x मान ली इसके पैरामीटर की, तो इसकी हो जाएगी 22 माइनस x, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4b। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी b एंड लेट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल बी a। तो 3a की वैल्यू हो जाएगी यहां से x के बराबर और 4b की वैल्यू हो जाएगी 22 माइनस x के बराबर। तो जो b की वैल्यू हो जाएगी 22 माइनस x/4 के बराबर और a की वैल्यू हो जाएगी x/3 के बराबर। अब हमें क्या गिवन था, हमें कंबाइंड एरिया को मिनिमम करना था। तो कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा, √3/4a², दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, प्लस दिस इज द एरिया ऑफ दिस गिवन स्क्वायर। अब ये जो कंबाइंड एरिया आया इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग x के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। a की वैल्यू क्या थी, x/3, यहां पर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा x² 9 इंटू √3/4, प्लस b की वैल्यू क्या थी, 22 माइनस x/4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 22 माइनस x का होल स्क्वायर बाय 16। सो बेसिकली ये रहा आपका कंबाइंड एरिया ऑफ बोथ द डायग्राम्स। अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, जब इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा 22 स्क्वायर बाय 16, डिनोमिनेटर में 16 है, प्लस x² बाय 16, और एक बार हो जाएगा -2 इंटू a इंटू b, यानी कि -2 इंटू 22 इंटू x बाय 16। इसको एक्सपैंड क्यों किया, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं इन दोनों पार्ट से x² कॉमन कर सकता हूं, अंदर बचेगा √3/4 प्लस 1/16, ठीक है। अब ये एरिया आया, इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x ही अपना वेरिएबल है। और डिफरेंशिएट करने के बाद इसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं जब भी हम लोग मिनिमम या मैक्सिमम निकालते हैं। तो जब इस वाले पार्ट से x² कॉमन किया था तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और अंदर जो कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा। तो जो 2 था वो आपका डिवाइड हो जाएगा नीचे वाले पार्ट से। उसके बाद ये आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, बचा ये, इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली -22/8 के बराबर, क्योंकि x है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे x में एक इक्वेशन मिली, इसको 0 के बराबर करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, 22/8 जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 11/4, और इससे जो हम लोग 2 कॉमन करेंगे उससे एक और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा 4√3 प्लस 9/36 इक्वल्स टू 11/2।
तो बेसिकली क्या करना है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 11/2 अपॉन 4√3 प्लस 9/36। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हमें बताना क्या था, हमें बताना था इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ। तो मैंने कहा इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ थी वो किसके बराबर थी, x/3 के बराबर थी। जो x की वैल्यू आई है हो जाएगा 11/4 और इससे जो हम लोग 2 कॉमन करेंगे उससे एक और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरफ हो जाएगा 4√3 प्लस 9/36 इक्वल्स टू 11/2। तो बेसिकली क्या करना है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 11/2 अपॉन 4√3 प्लस 9/36। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हमें बताना क्या था, हमें बताना था इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ। तो मैंने कहा इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ थी वो किसके बराबर थी, x/3 के बराबर थी। जो x की वैल्यू आई है मैं प्लेस कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 66/4√3 प्लस 9 के बराबर। सो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। तो यहाँ से इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ आ जाती है। तो अवर आंसर इज बी पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें डोमेन बतानी है इस फंक्शन की, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, इस फंक्शन में आपको डोमेन वाले पार्ट्स कौन कौन सा दिखाई दे रहे हैं, मतलब डोमेन वाले फंक्शंस कौन कौन सा दिखाई दे रहे हैं जिनकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है कि इसके अंदर का जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। उसके बाद आप अंदर चलोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो साइन इनवर्स के अंदर का इनपुट है ये भी आपका -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है यानी कि 4x² - 1 ये आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि यहां से पता लगेगा दैट x डज नॉट इक्वल्स टू +-1/2, ये कभी नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। तो जो सबसे पहले जो कॉस इनवर्स की डोमेन थी उसका यूज करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, पूरी इनइक्वालिटी में पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा पाई -पाई, इस तरफ हो जाएगा पाई। और ये जो 2 मल्टीप्लाइड था साइन इनवर्स में, इसको डिवाइड कराएंगे तो इस तरफ हो जाएगा -π/2, इधर हो जाएगा आपका π/2 और बीच में आपका बचेगा साइन इनवर्स 1/4x² - 1। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं पूरी इनइक्वालिटी में साइन फंक्शन ले लेता हूं जो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो साइन -π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1, साइन π/2 हो जाएगा 1 और यहां बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1/4x² - 1। कुछ नहीं करना, बेसिकली हमें इस वाली वैल्यू को, इस वाले पार्ट को क्या करना है, एक बार इसको सॉल्व करना है और एक बार इसको सॉल्व करना है और दोनों के बीच का लेना है कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन। तो जब आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे और एक बार इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल इनइक्वालिटी है, इजीली सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व होने के बाद जब दोनों का आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी -∞ से -1/√2 यूनियन 1/√2 से इनफाइनाइट यूनियन 0, क्योंकि 0 जो हमारा आएगा वो इस वाले पार्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल आंसर जो होगा दैट विल बी दिस विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन डी। सो डी इज अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस गिवन है आपका 2 की पावर k इंटू एल के बराबर, वेयर l इज एन इंटीजर। तो कह रहा है वैल्यू बताइए k की क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एक्सपेंशन का जनरल टर्म निकालेंगे। इसके एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म होगा वो क्या हो जाएगा। हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं इसके जनरल टर्म की। तो देखिए इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा। जनरल टर्म विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल और r3 फैक्टोरियल इन 2। अब क्या हो जाएगा, 3 की पावर r1 -2 की पावर r2 और 5 की पावर r3, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी पावर r1 r2 और r3 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जो x की पावर थी वो क्या थी, आप ध्यान से देखिए पीछे पहले वाले पार्ट में x³ था, तो पहले वाले की पावर हो जाएगी 3r1, इसमें क्या था x² तो हो जाएगा +2r2 और यहाँ था x की पावर -5 तो आगे हो जाएगा -5r3। सो आप देख सकते हैं x की जो पावर है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आपको बताना क्या था, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म के लिए क्या करेंगे, जो x की पावर्स होंगी उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट था इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे और जो r1 r2 r3 था यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर, क्योंकि इनका मैक्सिमम सम आपका 10 के बराबर ही होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी भी एक्सपेंशन की पावर n करते हैं तो उसमें जितनी भी पावर्स होती हैं, जितने भी एक्सपेंशन होते हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं, उनकी सबकी पावर्स का सम टोटल n के बराबर ही होता है। तो r1 + r2 + r3 का सम भी आपका 10 के बराबर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये मिली हम लोग को r1 r2 r3 में और एक इक्वेशन ये मिलेगी हम लोग को r1 r2 r3 में। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकंड से बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से क्या करेंगे, हम लोग r3 की वैल्यू निकालते हैं। r3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं r3 की वैल्यू निकालता हूं, r1 + r2 की वैल्यू निकालता हूं इन टर्म्स ऑफ r3, तो वो क्या हो जाएगी,
R1 प्लस R2 हमारा हो जाएगा 10 माइनस R3 के बराबर। तो R1 प्लस R2 यहां से पता लगेगा दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 माइनस R3। अब कुछ नहीं करना है, जो R1 प्लस R2 की वैल्यू निकाली है उसको उठा के सिंपली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूं। इस 3R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2R1 प्लस R1। तो जो एक R1 था उसको अलग कर लिया, 2R1 प्लस 2R2, दोनों से 2 कॉमन कर लिया, ठीक है। ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 जिसकी वैल्यू क्या थी 10 माइनस R3 के बराबर, यहां पर रिप्लेस कर देंगे। और जो आगे माइनस 5R3 था उसको वैसे ही रखते हैं इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से R1 की वैल्यू जो है R3 के टर्म्स में आ जाएगी, तो R1 प्लस 20 हो जाएगा आपका 7R3 के बराबर। अब आप मुझे एक बात बताओ, R1 R2 R3 ये जो हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं ये कैसे नंबर्स हैं? फैक्टोरियल में है तो ये कैसे होना चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। तो आप मुझे बताओ R1 और R3 की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में, जो कि हमेशा सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप R1 की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R3 की जगह पे आपको 3 मिलेगा। सो R1 की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ से, R3 की वैल्यू आपकी यहाँ से 3 हो जाएगी, और जो बची हुई पावर है, बची हुई पावर टोटल पावर कितनी थी, 10 पावर थी x की, तो 4 पावर्स तो ये हो गई, और बची कितनी पावर 6। तो R2 की जो वैल्यू है दैट विल बी 6। तो यहाँ से R1 R2 R3 का ट्रिपलेट आ जाएगा 1, 6, 3। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल। R1 क्या है आपका 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर R1 यानी कि 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर R2 यानी माइनस 2 की पावर 6 और 5 की पावर R3 यानी कि 5 की पावर 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ध्यान से क्या होगा। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है, इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। जो 6 फैक्टोरियल होगा नीचे वाले 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे है आपका 3 इंटू 2 3 फैक्टोरियल, और आगे आपका क्या है, आगे है आपका 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 6 और 5 की पावर 3, उसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं। 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स में, 2 से ये जाएगा 4 टाइम्स में। आप मुझे बताओ यहां से अगर मैं बात करता हूं इस पूरे मल्टीपल की, देखिए यहां पे 2 की कितनी पावर्स हैं, एक पावर यहां से मिलेगी और 2 पावर यहां से, तो हो जाएगा 2 की पावर 3। 3 की कितनी पावर है, सिर्फ और सिर्फ 1। 5 की पावर है सिर्फ 1 और 7 की पावर भी है सिर्फ 1। जब ये पूरा एक्सप्रेशन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। उसके बाद 3 की कितनी पावर्स हैं 1 और एक यहां से, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3 विल बी 5 की पावर 4, और ये हो जाएगा 7 की पावर 1। हमें बताना क्या था, हमें जो एक्सप्रेशन गिवन था वो किस फॉर्म में गिवन था, 2 की पावर k इंटू एल के फॉर्म में गिवन था। अब जो l है वो कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, l एक इंटीजर था तो ये भी एक इंटीजर है। अब 2 की पावर k यानी कि 2 की जो मैक्सिमम पावर थी उसकी वैल्यू मैं बतानी थी, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है 9, सो आवर वैल्यू इज 9, सो आवर आंसर विल बी 9 विच इज मैचिंग विद आवर ऑप्शन डी। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है जिसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज है, इसकी वैल्यू बतानी है, देखिए कैसे बताएंगे। हियर आर द ऑप्शंस। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए अगर मैं इस वाले इंटीग्रल की बात करता हूं तो आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका इंटीग्रल है x/2 जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हुआ है वो क्या है आपका x/2। आप मुझे एक बात बताओ x/2 अपनी इंटीग्रल वैल्यू किन किन इंटरवल्स पे चेंज करेगा। मैंने कहा जब मैं x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में लोग को x लेना है। जब मैंने कहा x की वैल्यू मैं लूंगा 0 से 2 के बीच में, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लूंगा तो इसके इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि जब भी आप x की वैल्यू 0 से 2 रखेंगे तो इसके इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, जिसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 0। तो ये आपका बचेगा सिर्फ 0 और ये बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ cos पाई x। तो 0 से 2 के लिए इंटीग्रल हो जाएगा सिर्फ cos पाई x। उसके बाद मैंने कहा जो अगला इंटरवल है वो हो जाएगा आपका 2 से 4, क्योंकि 2 से 4 के लिए जो आपका x/2 का इंटीग्रल पार्ट है, x/2 का जो इंटीग्रल पार्ट है उसकी वैल्यू लाई करेगी आपकी 1 से 2 के बीच में, जिसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो बचेगा cos पाई x माइनस पाई, ठीक है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल व्हेन x इज बिलोंगिंग फ्रॉम 2 to 4। उसके बाद जो लास्ट इंटरवल है वो हो जाएगा आपका 4 से 5। 4 से 5 के लिए जो इसके इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू है दैट विल लाई बिटवीन 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में अगर इसकी वैल्यू लाई करेगी तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 2 के बराबर। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 2 यानी कि माइनस 2 पाई। सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ से क्या करना है, इसको अलग इंटीग्रेट करना है। cos पाई x क्या हो जाएगा sin पाई x अपॉन पाई, अपर लिमिट इज 2 लोअर लिमिट इज 0। इसकी मैं बात करता हूँ cos पाई x माइनस पाई का हो जाएगा आपका sin पाई x माइनस पाई अपॉन पाई, ठीक। अपर लिमिट इज 4 लोअर लिमिट इज 0। इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा sin पाई x माइनस 2 पाई अपॉन पाई, अपर लिमिट इज 5 एंड लोअर लिमिट इज 4। आप इसमें अपर लिमिट रखो लोअर लिमिट रखो कुछ भी रखो यहाँ पे,
अपर लिमिट लोअर लिमिट में कुछ भी डालो, यहाँ पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कुछ भी रखोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। ये भी हो जाएगा आपका 0 और ये भी हो जाएगा आपका 0। सो जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, विच इज मैचिंग विद आवर ऑप्शन डी। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें PQ बताई गई है, एक फोकल कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला सच दैट PQ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट पे जो PQ फोकल कॉर्ड है वो 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, और बताया गया जो PQ लाइन सेगमेंट है वो इस एलिप्स E पे, इस एलिप्स पे भी फोकल कॉर्ड का काम कर रही है सच दैट A स्क्वायर इज ग्रेटर देन B स्क्वायर, यानी कि जो एलिप्स है ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनने वाला है। अब कह रहा है अगर E एसेंट्रिसिटी है इस एलिप्स की तो वैल्यू बताइए 1/E स्क्वायर की क्या हो जाएगी। सो हियर आर दी ऑप्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम समझते हैं पैराबोला वाला। तो जो पैराबोला है उसका फोकस हो जाएगा सबसे पहले आपका 1,0, ये फोकल कॉर्ड हो गई जो कि फोकस से पास होने वाली लाइन होती है, कॉर्ड होती है। अब अगर बात करते हैं फोकल कॉर्ड की एक एक्सट्रीमिटी की, तो एक जो एक्सट्रीमिटी हो जाएगी, अगर मैंने उसको लिया 80 स्क्वायर, 280, तो फोकल कॉर्ड की जो अपोजिट एक्सट्रीमिटी होती है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं a/t स्क्वायर, -2a/t के बराबर। a की वैल्यू क्या है 1, तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे t स्क्वायर, 2t, इसके हो जाएंगे 1/t स्क्वायर, -2/t। अब ये जो पॉइंट R था जो कि 3,0 था, एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा था, इस पे जो एंगल सबटेंड हो रहा था PQ का, वो क्या एंगल सबटेंड हो रहा था 90 डिग्री। तो ये आपका एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री। अब मैंने कहा जो PR की स्लोप है और जो RQ की स्लोप है, मैंने कहा उनका प्रोडक्ट हो जाएगा -1 के बराबर, क्योंकि इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए, तो PQ फोकल कॉर्ड है, तो स्लोप ऑफ PR इंटू स्लोप ऑफ RQ विल बी इक्वल्स टू -1। तो PR और RQ की स्लोप निकालेंगे और उसका प्रोडक्ट करेंगे -1 के बराबर। तो यहाँ पे T में एक इक्वेशन मिलेगी, T की जब इक्वेशन मिलेगी तो वहां से जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से t स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो T की वैल्यू जैसे ही 1 आएगी तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इजीली। तो P और Q क्या था, P और Q हमारे फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स थे। तो जब आप P और Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,2 और Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,-2। ध्यान से देखिए, P और Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1, यानी कि जो फोकस के साथ अलाइंड है, यानी कि जो PQ लाइन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला, व्हिच मींस जो PQ है वो क्या है, वो लैटिस रेक्टम का काम कर रही है। तो अगर ये लैटिस रेक्टम का काम कर रही है तो मैंने कहा ये एलिप्स के लिए भी लैटिस रेक्टम का काम करेगी। तो अगर एलिप्स के लिए भी लैटिस रेक्टम का काम कर रही है तो लैटिस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b स्क्वायर बाय a के बराबर है ना। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में क्या होती है 2b स्क्वायर अपॉन a के बराबर। और अगर मैं PQ का डिस्टेंस निकालूंगा तो PQ का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अगर आप PQ का डिस्टेंस निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 4 यूनिट्स। सो 2b स्क्वायर बाय a की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। और अगर ये लैटिस रेक्टम है एलिप्स के लिए तो मैंने कहा 1,0 विल बी वन ऑफ द फोकाई विल बी वन ऑफ द फोकस ऑफ दैट एलिप्स। तो 1,0 क्या हो जाएगा, उसी एलिप्स का एक फोकस। तो AE की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, क्योंकि एलिप्स का फोकस किस कोऑर्डिनेट में, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं +-AE, 0। तो AE की वैल्यू हो जाएगी यहां से एक 1 के बराबर। अब क्या करेंगे, एसेंट्रिसिटी का रिलेशन यूज करेंगे यहाँ पे। अब b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से b स्क्वायर की, तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2a के बराबर। आप देख सकते हैं b स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2a के बराबर और AE की वैल्यू है 1 के बराबर। तो जब आप इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1 + √2 के बराबर। e स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 - b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब b स्क्वायर बाय a स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/e स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 + 2√2 के बराबर। तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी e स्क्वायर की। अब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + 2√2 के बराबर, विच इज मैचिंग विद आवर ऑप्शन बी। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया है जो सर्कल C1 है इस पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट द पॉइंट m-1,1, वो इस सर्कल पे जाके इंटरसेक्ट करेगी एट 2 पॉइंट्स A एंड B। अब कह रहा है अगर हम लोग पॉइंट A और B पे, सर्कल C2 के पॉइंट A और B पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जाके इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट N। तो कह रहा है बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ANB क्या हो जाएगा। सो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इस सर्कल पे जो टेंजेंट हो रही है एट दिस पॉइंट उसकी इक्वेशन निकालेंगे। आप मुझे बताओ -1,1 पे इस सर्कल पे टेंजेंट हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। मैंने क्या हो जाएगी x(x1) यानी कि -x, y(y1) यानी कि +y इक्वल्स टू 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x - y + 2 इक्वल्स टू 0 के बराबर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल विच इज इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल एट 2 पॉइंट्स A एंड B। ध्यान से देखिए इसका डायग्राम। तो आप देख सकते हैं ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है x - y + 2 = 0। दिस इज इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल जिसका सेंटर था 2,3 और जिसका रेडियस था √5 यूनिट्स। A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। अब हमें बताना क्या है,
ए और बी, ये जो दो पॉइंट्स है, इन पे जब आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है तो वो जाके इंटरसेक्ट कर रही है एन पे, तो हमें बताना है ए एंड बी का एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा काम करते हैं, अगर मैं ए एन और बी एन की लेंथ निकाल लूं, बहुत ध्यान समझिएगा, ए एन और बी एन की लेंथ अगर मैं निकाल लेता हूं और ये एंगल जो कि 2 थीटा है इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एंड बी। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ए बी साइन थीटा, वेयर ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। देखो कैसे बताएंगे, सबसे पहले बात करते हैं ए एन की लेंथ की। ए एन की लेंथ कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताओ, ये जो आपका सेंटर ए क्या है, 2,3 है। मैंने कहा जब आप इससे अपनी लाइन पे, जो कि पहले वाले सर्कल पे टेंजेंट थी, इस लाइन पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर। तो ओपी की लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ओपी की लेंथ हो जाएगी आपकी 3/√2 के बराबर। तो आप इजीली निकाल सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत सिंपल काम है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एपी की, व्हाट इज एपी, एपी इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल ओपीए। तो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एपी आपका बेस है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर के बराबर। तो OA क्या हो जाएगा, OA विल बी व्हाट, OA इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल C2। सर्कल C2 का रेडियस क्या है आपका, √5 यूनिट्स। तो OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, तो AP की वैल्यू जाएगी OA स्क्वायर यानी कि 5 और OP स्क्वायर यानी कि 9/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AP की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से 1/√2 के बराबर। अब अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया आपका रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कनेक्ट करने वाली लाइन, और ये हो गया आपकी टेंजेंट, जो कि टोटल एंगल कितना बनाती, 90 डिग्री। तो अगर मैंने इस एंगल को माना 90, तो ये एंगल बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं ट्राइंगल ए एन पी की बात करता हूं, तो मैंने कहा अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका फिर से थीटा। तो एंगल पी एन ए विल बी थीटा। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकालूंगा यहां पे टैन थीटा। टैन थीटा किससे निकालेंगे, टैन थीटा हम लोग ट्राइंगल OPA की हेल्प से निकाल सकते हैं। टैन थीटा क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस। AP की वैल्यू भी क्या निकाली हम लोगों ने, 1/√2, और OP की वैल्यू थी हम लोग को ऑटोमेटिकली पता 3/√2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हेल्प से। तो अगर मैं टैन थीटा की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा आपका OP अपॉन AP। तो जब आप OP अपॉन AP करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। सो ये आ गया आपका टैन थीटा। अब हमें साइन 2 थीटा पता करना था ना, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा पता कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो ट्राइंगल की हेल्प से अगर ये एंगल थीटा है तो टैन थीटा अगर आपका 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका रेशियो 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, √10। सो बेसिकली साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 3/√10। अगर मैं बात करता हूं दूसरे ट्राइंगल की, ANP की, आप देख सकते हैं APN भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये एंगल क्या है, थीटा। तो अगर मैं इसमें साइन थीटा निकालता हूं तो इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। भाई हम लोग को AN की लेंथ बतानी थी ना, तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का रेशियो का यूज करेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, हाइट इज व्हाट, हाइट इज AP एंड हाइपोटेनस इज व्हाट, AN। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका AP अपॉन PN के बराबर। हमें AN की वैल्यू बतानी थी ना, तो AN आपको उस तरफ जाएगा और ये आपका जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा की वैल्यू ये इस तरफ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा AP अपॉन 3/√10। तो AP की वैल्यू क्या आती है आपकी 1/√2 के बराबर, और जो आपकी साइन थीटा की वैल्यू थी 3/√10, इसको जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहां से AN की वैल्यू हो जाएगी √5/3 के बराबर। अब अगर मैं बात करता हूं AN और BN की लेंथ की, तो मैंने कहा आप देख सकते हैं सिंपली, ये जो आपकी कॉर्ड है, जब भी हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जब हम लोग कॉर्ड पे दो पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसकी लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट और उसकी लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट इज सेम। तो जो AN है वो आपका हो जाएगा BN के बराबर। और आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल्स है ये सिमिलर है ना, तो यहां से पता लगेगा दैट AN इज इक्वल्स टू BN। अब हमें बताना क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ANB, वो क्या हो जाएगा, हाफ AB यानी कि AN इंटू BN को हम लोग AN से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो हो जाएगा AN स्क्वायर। तो हाफ AN स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इजीली निकाल सकते हो। साइन थीटा आपका क्या था, √3/10। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी व्हाट, कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/√10। तो साइन 2 थीटा को एक्सपैंड कर सकते हैं किस फॉर्म में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 AN स्क्वायर। AN की वैल्यू क्या थी, √5/3। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 5/9 इंटू साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/√10 इंटू 1/√10। तो 3 इंटू 1 और नीचे हो जाएगा आपका 10, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा आपका 10। सो बेसिकली ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका जाएगा 2 टाइम्स में और ये आपका जाएगा 3 टाइम्स में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6 के बराबर, विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन C। सो C इज अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया जो मीन और वेरिएंस है ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, वो आपका गिवन है 24/5 और 194/25 के बराबर रिस्पेक्टिवली।
अब कह रहा है अगर मीन और वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस आपका 7/2 और a है, स्मॉल a, तो कह रहा है वैल्यू बताइए 4a + x5 की वैल्यू क्या हो जाएगी। सो हियर आर दी ऑप्शन। सबसे पहले बात करते हैं गिवन ऑब्जर्वेशन, गिवन डेटा का जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब उसमें जो आपका मीन और वेरिएंस है वो क्या हो जाएगा। तो अगर मैं मीन की बात करता हूं तो मीन हो जाएगा x1 + x2 + x3 + x4 + x5/5। सो दिस विल बी द मीन, जो कि किसके बराबर गिवन है, 24/5। तो यहां से x1 + x2 + x3 + x4 + x5 की वैल्यू हो जाएगी 24 के बराबर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो मैं वेरिएंस गिवन था उसकी वैल्यू क्या होती है, σxr² / n - μ²। म्यू इज व्हाट, म्यू वाज द मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या गिवन है, 194/25 के बराबर। तो x1² + x2² से लेकर x5² तक का सम बाय 5 - 24/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 194/5 है, सॉरी 194/25 है। ये जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब ये दोनों ऐड होंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे और 5 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन सबके स्क्वायर का सम आ जाएगा आपका 154 के बराबर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बताया गया था जो शुरुआती फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस थी, उनका जो फर्स्ट मीन गिवन था वो क्या था, 7/2। तो x1 + x2 + x3 + x4 की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, x4/4 की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 7/2 के बराबर। तो यहां से इन चारों का सम आ जाएगा 14 के बराबर। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान से देखिएगा। और जो उसी फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस था वो क्या गिवन था, a के बराबर। तो वेरिएंस आपका ये हो जाएगा, आप कुछ नहीं करना है, सिंपली ये हो जाएगा आपका 28/4। ठीक है, तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका x1² + x2² + x3² + x4² - 49। और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 जो आ जाएगा वो कॉमन आ जाएगा, उसको इस तरफ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 4a की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी। तो जो आपका वेरिएंस है वो आपका कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। क्या करेंगे, शुरुआती फर्स्ट 4 टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो आपका ये टर्म्स है इसमें क्या था आपका, ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन था x1² + x2² + x3² + x4², उसकी जो वैल्यू है क्या हम लोग उसको 154 - x5² के बराबर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो उस तरफ क्या हो जाएगा आपका 154 - x5² - 4 - 49/4 वैसे ही रहेगा इक्वल्स टू a। अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका व्हाट, 154 - 49 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 105। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 4a - x5² इस तरफ आएगा तो 4a + x5² की वैल्यू आ जाएगी 105 के बराबर। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड की, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। 4a + x5² की वैल्यू आ रही है 105 के बराबर। आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड से, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई। अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कराता हूं, मतलब फर्स्ट माइनस थर्ड कराता हूं, तो x1 x2 x3 x4 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा x5 और इधर हो जाएगा 24 - 14 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो x5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 के बराबर। तो ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट और थर्ड से क्या पता चलता है, x5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 10 के बराबर। और अगर मैं बात करता हूं 4a की, तो जब आप x5 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 10 का स्क्वायर विल बी 100 जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -100। तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 के बराबर। तो 4a की वैल्यू 5 आ गई और x5 की जो वैल्यू थी वो आ गई थी आपकी 10 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, 4a + x5 की। सो 4a + x5 को जब ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 के बराबर। सो आवर आंसर इज बी पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक सेट S गिवन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप देख सकते हैं 2 इनइक्वालिटीज गिवन है। बताया गया है कि अगर मॉडुलस ऑफ z - 4i की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अटेन होती है एट पॉइंट z1, सॉरी मिनिमम वैल्यू जो है वो अटेन होती है एट पॉइंट z1 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अटेन होती है एट पॉइंट z2। तो कह रहा है अगर 5 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z1² प्लस मॉडुलस ऑफ z2² की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा √5 के बराबर है, जहां पे अल्फा बीटा इंटीजर्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। सो ये इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो z - 4i ये क्या है, ये आपका जो z है इसका डिस्टेंस किस पॉइंट से, अगर आप ध्यान से देखें तो 4i को लिख सकते हैं 0,4। 0,4 पॉइंट से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो किस पॉइंट पर अटेन हो रहा है, z1 पे, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो किस पॉइंट पर अटेन हो रहा है, z2 पे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेट S को डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन है और ये जो आपकी इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशन है। देखिए क्या, तो जो सर्कल की इक्वेशन है z mod of z - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1, उसको जब हम लोग z की जगह पे x + iy सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से जो इक्वेशन मिलेगी रियल फॉर्म में वो हो जाएगी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यू कैन सी इस सर्कल का सेंटर है आपका 2,0 और रेडियस है आपका 1 यूनिट।
इसका इनइक्वालिटी का मतलब है हमें सर्कल के अंदर का रीजन लेना है, ठीक है। उसके बाद जो लाइन की इक्वेशन गिवन थी, इसमें z की जगह पे जब x प्लस आई वाई सब्सिट्यूट करेंगे तो इसका रियल फॉर्म आपका कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, y ग्रेटर और इक्वल्स टू x प्लस 1 के फॉर्म में। सो बेसिकली हमें y इक्वल्स टू x प्लस 1 लाइन की इक्वेशन बनानी है और उसके ऊपर वाला पार्ट लेना है। तो दोनों का क्या लेना है, बेसिकली कॉमन लेना है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल का सेंटर 2,0 और रेडियस 1 यूनिट है। ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करेगी आपकी -1 पे, y इक्वल्स टू -1 पे और x इक्वल्स टू 1 पे। तो आप देख सकते हैं लाइन के ऊपर का और सर्कल के अंदर का एरिया जो कॉमन था वो आपका ये शेडेड रीजन है। अब हमें क्या बताना था, मॉड ऑफ z माइनस 4i की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। z तो आपका ये रीजन हो गया, -4i यानी कि z का डिस्टेंस 0,4 से, इस पॉइंट से मिनिमम कब है और मैक्सिमम कब है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जब मैं पॉइंट P से D को कनेक्ट करता हूं, D इज दैट पॉइंट, क्या D कौन सा पॉइंट है जो कि आपका पॉइंट P और C को कनेक्ट करने के इंटरसेक्शन में आ रहा है। जब आप पॉइंट P को सेंटर से कनेक्ट करेंगे तो जब वो लाइन सर्कमफेरेंस पे इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट को मैंने मान लिया D, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, PD इज मिनिमम। और अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम की, तो इस पॉइंट का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इस पूरा रीजन में, तो दैट पॉइंट विल बी A 1,0। आप क्लियरली देख सकते हैं PA का जो डिस्टेंस है दैट विल बी मैक्सिमम थ्रू आउट ऑल द रीजन। आप किसी भी और पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे वो PA से छोटा ही आएगा। तो PA आपका हो जाएगा यहां से मैक्सिमम और PD हो जाएगा आपका मिनिमम। PA कैसे निकाल सकते हैं, P आपका क्या है 0,4 और ये आपका क्या है 1,0। तो इजिली वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेंगे, डिस्टेंस कैसे निकलेगा इसका, 0 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि +1, 4 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 16। तो PA की वैल्यू आ जाएगी √17 के बराबर। और अगर मैं बात करता हूं PB की, PB इज व्हाट, B इज दैट पॉइंट 2,1 जो कि आपका सर्कल और लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट हमारा मिल जाएगा 2,1। तो PB का डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, 0 - 2 का होल स्क्वायर 4, 4 - 1 का होल स्क्वायर 9। तो √13 इज द वैल्यू ऑफ PB। सो आप क्लियरली देख सकते हैं PB आपका मिनिमम नहीं हो रहा और ना ही ये मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम तो आपका ये हो चुका है। अब क्लियरली इस डायग्राम से पता चलता है दैट PA इज मैक्स एंड PD इज मिनिमम। तो PA मैक्सिमम हो गया और PD आपका मिनिमम हो गया। अब D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, ये जो आपकी PC वाली लाइन है, इसको कनेक्ट करने वाली लाइन का जो एंगल, ये जो आपकी पॉजिटिव x एक्सिस साथ जो एंगल बना रही है, अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे सेंटर के 2,0। तो पैरामीट्रिक फॉर्म से हम लोग D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएंगे, 2 + r cos थीटा। r की वैल्यू क्या है आपकी 1 के बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस क्या था 1। तो 2 + r cos थीटा, 0 + r sin थीटा। तो 2 + cos थीटा, sin थीटा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब अगर मैं बात करता हूं PC की स्लोप की, तो PC की स्लोप क्या हो जाएगी, PC की स्लोप हो जाएगी आपकी tan थीटा के बराबर। और PC की स्लोप हम लोग इजीली निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के फॉर्म में। तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा 4 - 0 अपॉन 0 - 2 यानी कि -2 के बराबर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा आपका -2 के बराबर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा एक ऑब्ट्यूज एंगल था, तो जाहिर सी बात है जो आपका tan थीटा आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो cos थीटा भी कैसा आ जाएगा नेगेटिव और sin थीटा आएगा आपका पॉजिटिव। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ट्राइंगल बना के आप इजीली cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो जैसे ही आप sin थीटा की वैल्यूज निकालोगे और cos थीटा की वैल्यूज निकालोगे तो आपको पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 - 1/√5, 2/√5 के बराबर। अब PD क्या था, PD वाज द मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस आपका किस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा था, Z1 से। तो Z1 आपका क्या हो जाएगा, यही पॉइंट D का कॉम्प्लेक्स फॉर्म 2 - 1/√5 + 2i/√5 के फॉर्म में। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, जहां पे मिनिमम वैल्यू हमारी अटेन हो रही थी और मैक्सिमम कहां पे अटेन हो रही थी, PA पे। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1,0। तो मैंने कहा जो आपका एक का कोऑर्डिनेट है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 + 0i। तो Z2 विल बी इक्वल्स टू 1। तो मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 के बराबर। और मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर जब आप निकालेंगे और जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे, तो इन दोनों का टोटल करने के बाद स्क्वायर का सम करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कराने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 - 4√5 के बराबर। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इजीली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 - 4√5 के बराबर। जब इसको कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस बीटा √5 से, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 30 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -4 के बराबर। सो अल्फा आपका 30 हो गया और बीटा की वैल्यू हो गई -4 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 26। सो 26 इज अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें y = yx बताया गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जहां पे x आपका 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अब अगर कह रहा है y π/4 की वैल्यू π²/32 के बराबर है और y π/3 की वैल्यू अगर π² 18 × e की पावर -tan इनवर्स अल्फा के बराबर है,
तो वैल्यू बताइए 3 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। बहुत सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है आप देख सकते हैं ये आपकी लीनियर फॉर्म में गिवन है। तो जब भी इस टाइप की किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को सॉल्यूशन सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ √2 dx अपॉन 2 cos की पावर 4x माइनस cos 2x। जो आपका 2 cos की पावर 4x माइनस cos 2x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी का यूज करिएगा। यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4 के बराबर। √2 हम लोग ने क्या किया, कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अब इससे क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट से अगर हम लोग sin स्क्वायर x कॉमन कर लें, sin की पावर 4x अगर कॉमन करके ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो ऊपर हो जाएगा आपका cosec की पावर 4 और नीचे बचेगा 1 प्लस cot की पावर 4x dx। ध्यान से देखिए, ये जो आपका इंटीग्रल है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली माइनस tan इनवर्स √2 cot 2x के बराबर। बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रल है, इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं cot स्क्वायर x को t लेट करके। तो यहां से इसके इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी माइनस tan इनवर्स √2 cot 2x के बराबर। तो दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या होता है अपने इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई कराओगे, यू कैन सी e की पावर tan इनवर्स और ये e की पावर माइनस tan इनवर्स, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर बाय 2 के बराबर प्लस c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन गिवन थी, y पाई बाय 4 की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 32 के बराबर। तो जब आप x की जगह पे पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की जगह पे पाई स्क्वायर बाय 32 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से c की वैल्यू इजीली आ जाएगी 0 के बराबर। तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जो हमारा सॉल्यूशन कर्व है आप देख सकते हैं वो हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 इंटू e की पावर tan इनवर्स √2 cot 2x के फॉर्म में। अब हमें क्या गिवन था, y पाई बाय 3 की वैल्यू किसके बराबर गिवन थी, पाई स्क्वायर बाय 18 e की पावर tan इनवर्स अल्फा के फॉर्म में, जहां पे हमें अल्फा की वैल्यू बतानी थी। तो अगर हम लोग अल्फा को कंपेयर करते हैं तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √2 cot 2 पाई बाय 3 के बराबर। तो जहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली √2 बाय √3 के बराबर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें वैल्यू बतानी किसकी थी, 3 अल्फा स्क्वायर की। तो मैंने कहा अगर मैं √3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करा के दोनों तरफ स्क्वायर करा दूं तो 3 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। सो आवर आंसर इज 2। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें से क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें बताया है जो d है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स। अगर मैं पॉइंट P और पॉइंट Q से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है d के बराबर। तो कह रहा वैल्यू बताइए d स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं P और Q के डिस्टेंस की। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट P है और जो हमारा पॉइंट Q है, जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे अपने प्लेन पे तो दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराने पे प्लेन की जो वैल्यू आएगी वो दोनों की वैल्यू आएगी सेम साइन की। तो इसका मतलब है जो पॉइंट P और जो पॉइंट Q है ये दोनों प्लेन के सेम साइड पे लाई करेंगे, यानी कि एक ही साइड पे लाई करेंगे। तो जब हम लोग इस वाले पॉइंट से, मान लेते हैं इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द प्लेन, तो जब प्लेन पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय √3 के बराबर। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P विद द प्लेन। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट Q से अगर मैं प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1 बाय √3 के बराबर। विच मींस जो हमारा प्लेन था गिवन उससे P और Q सेम डिस्टेंस पे, यानी कि P और Q का जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करा है वो आपका सेम आया है। तो यहां से पता लगता है कि अगर हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालें या फिर P और Q के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लें तो वो सेम होगा। भाई सीधी सी बात है, आप देखिए जब आप P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया P डैश, Q के फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया Q डैश। अब अगर P डैश और Q डैश आपका D के बराबर है, और आप ध्यान से देखिए ना, आपका जो P का शॉर्टेस्ट, जो आपका P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था इस प्लेन से और जो Q से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था इस प्लेन से वो सेम था। इसका मतलब जो PQ है वो प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर PQ प्लेन के पैरेलल है तो मैंने कहा P डैश Q डैश का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q ऑल्सो। तो मैंने कहा अगर आपको डिस्टेंस बताना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तो उसको निकालने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली P और Q के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। दैट विल बी इक्वल्स टू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ दीज टू पॉइंट्स। तो मैंने कहा PQ आप जब निकालोगे तो उसकी वैल्यू जाएगी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √26 के बराबर। अब ये जो वैल्यू आई है ये क्या थी, ये D के बराबर थी, है ना। तो D के बराबर थी तो D स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 के बराबर। सो आवर आंसर इज 26। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है।
सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इन दिस सेट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा हमारा वेरिएबल है और थीटा गिवन है हमारा -4 से 4 के लिए। तो हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कितने आएंगे हमारे सेट में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 10 cos स्क्वायर थीटा को मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, 5 मैं कॉमन कर लूंगा, अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, जिसको लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा, क्योंकि जो हमारी पूरी इक्वेशन गिवन है वो cos 2 थीटा के फॉर्म में गिवन है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका 6 cos 2 थीटा - 5 cos 2 थीटा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब आगे क्या है आपका 3 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा = 0। इन दोनों से अगर cos 2 थीटा कॉमन कर ले तो एक बार cos थीटा आपका 0 के बराबर हो जाएगा और एक बार cos 2 थीटा हो जाएगा आपका -1/3 के बराबर। अब यहां से हमें दो सॉल्यूशंस मिले, दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मिली हैं। अब थीटा क्या गिवन था -4 से 4 तो आप एक बात बताओ, जो 2 थीटा है वो 0, cos 2 थीटा आपका 0 के बराबर कब होगा, जब आपका थीटा 2 थीटा कैसा हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो मैंने कहा 2 थीटा आपका हो जाना चाहिए 2n + -1 π/2 के बराबर। तो जब आप 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n + -1 π/4 के बराबर। तो जब आप n = 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से थीटा की वैल्यू मिलेगी आपकी +- π/4 +- 3 π/4 एंड सो ऑन +- 15 π/4 तक की लेंगे, क्योंकि जो हमारा थीटा था वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा था, -4 से 4 तो 15 π/4 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका इसी इंटरवल में लाई करेगा। अदरवाइज जैसे ही आप 17 π/4 लेंगे वो इस इंटरवल को एक्सीड कर जाएगा। तो थीटा की यहां से हमें वैल्यूज मिलेंगी, कितनी वैल्यूज मिलेंगी आप देखिए 1 3 5 1 3 5 7 9 11 13 15। तो कितनी हो गई 8 × 2 विल बी 16। तो यहां से हम लोग को मिल रही है टोटल 16 वैल्यूज। और अगर मैं इस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करूंगा तो मैंने कहा सिमिलरली जैसे हम लोग को यहां पे 16 वैल्यूज मिल रही हैं, वहां पे भी हमें cos थीटा = -1/3 पे 16 सॉल्यूशन सेम मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका cos 2 थीटा आपका 0 के बराबर होगा जिन जिन पॉइंट्स पे, उसी तरह से जो cos 2 थीटा है उसकी वैल्यू -1/3 के बराबर भी होगी। फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं बात करता हूं cos थीटा के ग्राफ की, cos थीटा ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। आप ध्यान से देखिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये रहा 0, ये रहा आपका π/2, ये आपका 3 π/2 और ये रहा आपका 2 0 से 2 के लिए आप मुझे बताओ -1/3 वैल्यू कितनी बार अटेन करेगा cos थीटा। मैंने कहा एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, तो सिर्फ इतने इंटरवल में आपका 2 बार अटेन कर रहा है। अब cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा आपका पाई यूनिट्स। तो अगर मैं इसको 2 ले रहा हूं तो अगर मैंने थीटा की जगह पर 2 थीटा ले लिया तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ पाई। तो सिर्फ इतने इंटरवल में 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 4 तक की आप आगे जाओगे और 4 तक की आप पीछे जाओगे। तो एक इंटरवल में आपका 2 बार आ रहा है, तो 4 इंटरवल में आपका हो जाएगा 8 बार, और पीछे भी आपके 4 इंटरवल से उसमें भी हो जाएगा 8 बार। तो टोटल कितनी बार हो जाएगा आपका सॉल्यूशन 16 टाइम्स। तो cos 2 थीटा की जो वैल्यू है वो -1/3 कितनी बार मिलेगी 16 टाइम्स। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे 16 इसके और 16 इसके। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 32। सो आवर आंसर इज 32। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें से क्या पूछा गया। सो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना, इन रियल वैल्यूज। तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने तो किस तरह से बता सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, थीटा वाले पार्ट को एक तरफ ले चलते हैं, cos स्क्वायर थीटा को एक तरफ कर देते हैं। तो एक बार क्या करेंगे y = 2 थीटा + √2, यानी कि इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो आपकी जो लाइन बनेगी वो इस फॉर्म में बन जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ cos स्क्वायर थीटा की, तो cos स्क्वायर थीटा एक ग्राफ है जो कि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। जो नीचे जाने वाला था ग्राफ वो भी आपका ऊपर आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा हमेशा एक पॉजिटिव ग्राफ हो गया। अब ये जो आपकी लाइन है y = 2 थीटा + √2, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप क्लियरली देख सकेंगे कि इसमें इस वाले ग्राफ में और cos स्क्वायर थीटा में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इस जगह पे। अब हमसे ये तो पूछा नहीं गया था कि कितने, मतलब किन किन पॉइंट्स पे हमारा इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों ग्राफ। हमसे सिर्फ ये पूछा गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो ग्राफिकली हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इजीली बता सकते हैं, है ना। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1। सो आवर आंसर इज 1। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक बड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। तो जो 3 tan 1 1/2 है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, एक tan 1 1/2 और एक बार 2 tan 1 1/2। तो जो 2 tan 1 1/2 है उसको 2 cos 1 1/√5 के फॉर्म में साथ में लेते हैं। तो दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा tan 1 1/2 प्लस cos 1 1/√5। देखिए cos 1 1/√5 को क्या लिख सकते हैं, अगर ये 1 है और ये √5 है तो ये क्या हो जाएगा आपका √4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो बेसिकली अगर ये एंगल थीटा था तो cos थीटा क्या था आपका 1/√5, तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका 2। तो बेसिकली cos 1 1/√5 को लिख सकते हैं tan 1 2 के बराबर।
आगे वाले पार्ट की बात करते हैं तो 4√2 tan ऑफ व्हाट 1/2 tan इनवर्स 2√2 है। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगी 1/√2 के बराबर। कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। सो इजीली इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 के बराबर। अगर मैं इसके पार्ट की बात करता हूं तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगेगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट किसके बराबर होता है, π/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 × π/2 के बराबर। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 को अभी वैसे ही रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा tan पाई प्लस थीटा। तो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स 1/2। तो tan से ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 50 × 1/2 और आगे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 50/2 विल बी 25, 25 प्लस 4 विल बी 29। सो आवर आंसर इज 29। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में बताया है सी और के रियल नंबर्स हैं, जहां पे fx की वैल्यू गिवन है हम लोग को इस फॉर्म में, और f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है हमें इस फॉर्म में, यानी कि एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है यहाँ पे। अब कह रहा है वैल्यू बताइए मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f1 प्लस f2 प्लस f3 से लेकर f20 तक की, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, जो fx गिवन है उसको देखते हैं। तो ये जो हमारा fx है ये इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है। f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है f ऑफ x प्लस f ऑफ y माइनस xy के बराबर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग रियल। क्या करते हैं, f डैश x निकालते हैं। तो जब हम लोग f डैश x निकालेंगे, f डैश x, तो उसकी देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस वाई माइनस fx अपॉन y। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो f डैश x निकालेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू गिवन थी ना फंक्शनल इक्वेशन के फॉर्म में, तो इसका लाभ उठाते हैं। तो f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx प्लस fy माइनस xy। तो मैंने कहा fx से fx कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ fy माइनस xy ओनली। अब जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू जाएगी 0/0 फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, इसका क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो 0/0 फॉर्म आएगा तो एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे, तो डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका f डैश वाई और माइनस वाई, सॉरी माइनस एक्स, क्योंकि आपका जो x है वो तो एक कांस्टेंट का काम करेगा जब आप डेरिवेटिव लोगे y के रेस्पेक्ट में। तो ऊपर हो जाएगा क्या आपका f डैश वाई माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा सिर्फ 1। तो जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी f डैश 0 माइनस एक्स के बराबर। तो जो f डैश 0 माइनस एक्स आया है ये किसकी वैल्यू है, f डैश x की। सो बेसिकली जो f डैश x है वो किसके बराबर हो गया, f डैश 0 माइनस एक्स के बराबर। अब इससे अगर हम लोग को fx की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x का इंटीग्रल हो जाएगा आपका fx। f डैश 0 तो एक कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रल जब आप करेंगे तो उसका हो जाएगा f डैश 0 इंटू x, है ना, और जो माइनस x है उसका हो जाएगा माइनस x²/2 प्लस जो आपका कांस्टेंट आता है c, उसको हमने लैम्डा के फॉर्म में ले लिया। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं f0 की बात करता हूं, जब मैं x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है ना, तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो क्लियरली यहां से हम लोग क्या गिवन है, यहाँ पे f0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर f0 अगर आपका 0 के बराबर है, जब आप x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो जो हमारा fx है वो क्लियरली आ जाएगा हमारा इस फॉर्म में। तो अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -3/2 के बराबर। तो c की वैल्यू -3/2 आ जाएगी, कैसे आप देख सकते हैं, x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे c+1, यहाँ पे क्या है आपका -1/2। तो c+1 विल बी इक्वल्स टू -1/2। तो c की वैल्यू आ जाएगी -3/2 के बराबर। अब c की वैल्यू -3/2 आ गई, तो मैंने कहा यहाँ से जो हमारा fx है वो बहुत ही ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए कैसे, -3/2 + 1 विल बी -1/2 x², 1 माइनस 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू जाएगी -5/4x। तो ये हो गया आपका fx। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, हमें वैल्यू बतानी थी 2 टाइम्स f1 प्लस f2 से लेकर f20 तक का सम का मॉडुलस। तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स सिग्मा fx की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप इस पूरे fx में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो fx क्या हो जाएगा, -x² माइनस 5/2x। उसका मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, +x² प्लस 5/2x। तो x² का अलग कर लेंगे और 5/2x का अलग कर लेंगे। सिग्मा करना था 1 से 20 के लिए, तो जब आप 1 से 20 तक का सम करेंगे x² के लिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2870। जब आप 5/2 सिग्मा x की वैल्यू की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 525 के बराबर। और जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3395 के बराबर। सो दिस इज अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक हाइपरबोला गिवन है जिसमें a और b दोनों पॉजिटिव हैं, और बताया गया ये जो हाइपरबोला है इसके सम ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो आपका गिवन है 4 टाइम्स 2√2 प्लस √14 के बराबर। अब कह रहा है अगर इसी हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √11/2 के बराबर है
तो कह रहा वैल्यू बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हाइपरबोला हमारा गिवन है इसकी एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, उसका रिलेशन क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब अगर एसेंट्रिसिटी आपकी रूट 11/2 के बराबर है तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 11/4। तो यहाँ से इजीली ए और बी में हम लोग को एक रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7/4 ए स्क्वायर के बराबर। तो जो हमारा हाइपरबोला था एच वो आपका देखिए किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर था। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/√7/2 ए का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या गिवन था, हमें सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन था। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी आपकी √7a/2 के बराबर। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, √7a/2 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका √7a के बराबर। तो बेसिकली दिस इज द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस एंड दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। वो किसके बराबर गिवन था, 4 टाइम्स 2√2 प्लस √14 के बराबर। मैंने कहा इन दोनों से मैं a कॉमन करूंगा, अंदर बचेगा 2 प्लस √7, ठीक है। इससे अगर मैं एक √2 कॉमन लिया हूं तो बाहर हो जाएगा 4√2, अंदर बचेगा 2 प्लस √7 ओनली। तो 2 प्लस √7 से 2 प्लस √7 विल बी कैंसल्ड आउट। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4√2। अब b की वैल्यू a के टर्म्स में क्या थी 7/4 a स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू जाएगी यहाँ से 56 के बराबर। सो a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। तो मैंने कहा a की वैल्यू है आपकी 4√2, तो a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 32 के बराबर। और अगर मैं बात करता हूँ b स्क्वायर की तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 56 गिवन है। जब इन दोनों का सम करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से 88 के बराबर। सो आवर आंसर इज 88। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें एक प्लेन P1 गिवन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन गिवन है। एक प्लेन P2 है जिसके बारे में बताया गया है कि वो जो प्लेन P2 है दैट इज पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। अब कह रहा है अगर प्लेन P1 और P2 के इंटरसेक्शन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर 16 अल्फा बीटा हैं तो कह रहा है वैल्यू बताइए अल्फा प्लस बीटा की क्या हो जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेन जो P1 गिवन है इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। तो जो P1 है आप देख सकते हैं उसको कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 4 के फॉर्म में। और जो P2 है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 के बराबर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5x प्लस 5y प्लस z प्लस 23 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन P2। तो ये आपकी P2 की प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब 16 अल्फा बीटा आपको क्या गिवन था, 16 अल्फा बीटा आर व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो मैंने कहा ये हमारा एक प्लेन ये रहा, दिस इज अवर प्लेन P1 एंड दिस इज अवर प्लेन P2। अब मैं अगर बात करता हूँ डायरेक्शन रेशियोज की तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x, y और z की वैल्यूज हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो x अपॉन 1 प्लस 15, y माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 15 एंड z अपॉन 10 प्लस 5, इसको लैम्डा के बराबर लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 16 लैम्डा, y की वैल्यू हो जाएगी 13 लैम्डा और z की वैल्यू हो जाएगी 15 लैम्डा। अब x की जो डायरेक्शन रेशियो, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज जो आए हैं इसको अगर हम लोग इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से पता लगेगा 16 लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 16 के बराबर। आप देख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या था 16, तो 16 लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 16 के बराबर। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो मैंने कहा अगर लैम्डा की वैल्यू मैं y और z में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसके जो आपके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे y और z वाले वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 15। तो अगर इसको कंपेयर करते हैं इस वाले डायरेक्शन रेशियोज से तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 लैम्डा यानी कि 13 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 15 लैम्डा यानी कि 15। तो अल्फा की वैल्यू 13 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 15 आ जाएगी। सो हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, अल्फा प्लस बीटा की। So the value of alpha plus beta will be equals to 28. So our answer is 28. So now moving on to our next question, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। So इस क्वेश्चन में हमें B1, B2, B3, B4 एक 4 एलिमेंट परम्यूटेशन बताया गया है, जहां पे जो BI है यानी B1, B2, B3, B4 वो आपके बिलोंग कर रहे हैं 1, 2, 3 से लेकर 100 तक की इस सेट में, जहां पे I की वैल्यू आपकी 1 से 4 के बीच में लाई कर रही है। मतलब B1, B2, B3, B4 आपका इसी सेट से लाई करेगा। अब कह रहा है सच दैट आइदर B1, B2, B3 आर कंसेक्यूटिव। ये जो आपका 4 एलिमेंट परम्यूटेशन है ये इस तरह से आपका ऑकर कर रहा है कि B1, B2, B3 आपके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और आपका आगे बताया गया है B2, B3, B4 आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो कह रहा है नंबर ऑफ सच परम्यूटेशंस B1, B2, B3, B4 बताइए कितने बनेंगे। तो B1, B2, B3, B4 हमें ऐसे परम्यूटेशंस बताने हैं जिसकी वजह से या फिर आइदर B1, B2, B3 हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएं या फिर B2, B3, B4 हमारे 3 लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएं। तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। तो जो हमें सेट गिवन है BI वो क्या है 1 से 100 के बीच में लाई कर रहा है।
तो जो हमें B1, B2, B3 और B4 पिकअप करना है वो किससे करेंगे, इसी सेट से करेंगे। तो मैंने मान लिया जिस केस में B1, B2, B3 ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे, उसको मैंने मान लिया सेट A। अब ये A सेट वो है जिसमें B1, B2, B3 कंसेक्यूटिव है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्या हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन्हीं सारे एलिमेंट्स में से 3 ऐसे एलिमेंट्स उठाता हूं जो कि लगातार कंसेक्यूटिव हो, तो कंसेक्यूटिव कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं ले सकता हूं 1 2 3, फिर उसके बाद 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक के ले सकता हूं 98, 99 और 100 तक। तो आप देख सकते हैं जो आपके सेट ए है उसका सिलेक्शन कुछ इस तरह से हो सकता है। अब ये कितने टोटल आपके सेट्स बनेंगे, टोटल आपके बनेंगे 98। और कितनी तरह से इसको ले सकते हैं, 97 वेज से इसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और ये 98 सेट्स बनेंगे। तो इस वजह से 97 आपका ऐड हुआ है 98 टाइम्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 97 इंटू 98। सिमिलरली जो बी होगा उसमें क्या बताया गया था। अब जो अपना दूसरा कंडीशन गिवन थी वो क्या थी कि B2, B3, B4 आपके कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो मैंने कहा उस केस में जो सेट बी है उसको कितनी तरह सेलेक्ट कर सकते थे, उसको भी हम लोग सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ए को बनाया है वैसे हम लोग बी को भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आपका हो जाएगा 97 इंटू 98। तो इसके और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी की, यानी ए और बी में कितने हमारे सेट्स कॉमन आ जाएंगे, तो मैंने कहा वो सारे सेट्स कॉमन आ जाएंगे जितने बने। तो 97 सेट्स तो हमारे सारे कॉमन आ जाएंगे। अब हमें बताना क्या था, हमें बताना था B1, B2, B3, B4 इस टाइप के जो आपके 4 एलिमेंट परम्यूटेशन है वो कितने आपके ऑकर करेंगे। तो मैंने कहा B1, B2, B3, B4 तब मिलेगा जब मैं B1, B2, B3 यूनियन B2, B3, B4 ले लेता हूं। तो उस केस में क्या होगा, B1, B2, B3, B4 का हम लोग को टोटल परम्यूटेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें A यूनियन B बताना है, एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब है B1, B2, B3 यूनियन B2, B3, B4। तो यूनियन में कोई भी सेट आपका 2 बार रिपीट नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होता है। तो बेसिकली इन दोनों का जो यूनियन है दैट विल बी इक्वल्स टू B1, B2, B3 एंड B4। अब एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हर किसी को पता होता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इज वॉट, एन ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो कितना था 97 इंटू 98। एन बी भी आपका सेम था, माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी हम लोगों ने निकाला है, वो क्या है 97। तो जब आप इन सब की वैल्यूज यहाँ पे लेबल करोगे तो एन ए यूनियन बी की टोटल वैल्यू आ जाएगी 18,915। सो दिस इज अवर आंसर।